नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ में लगी है और अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यूएस एयरफोर्स का अगला 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे मीडिया सर्कल्स में F-47 के नाम से जाना जा रहा है, उसका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन या नॉर्थरोप ग्रुमन जैसे जायंट्स को नहीं बल्कि बोइंग को दिया गया है। वही बोइंग जिसकी रेपुटेशन इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सवाल ये है, क्या पेंटागन ने अपना सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट एक गलत कंपनी के हाथों में सौंप दिया है या फिर बोइंग वाकई अपनी खोई पहचान वापस पाएगा? चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बोइंग एक ऐसा नाम है जिसे कभी अमेरिकन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का सिंबल माना जाता था, जिसने 747 जंबो जेट से कमर्शियल एविएशन बदल दी थी, जिसने C-17 ग्लोबमास्टर से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन किए थे। लेकिन 2018-2019 में बोइंग के 737 मैक्स के क्रैश ने इस इमेज को तोड़ दिया। इंडोनेशिया और इथोपिया के 2 क्रैशेस में 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में सामने आया कि बोइंग ने फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में मौजूद खतरनाक फ्लॉ को रेगुलेटरी अथॉरिटी से छुपाया था, जिसके चलते बोइंग आज डर और अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम बन गया है। और अहमदाबाद के विमान हादसे ने एक बार फिर से बोइंग की टेक्निकल क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि 12 जून 2025 अहमदाबाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे मॉडर्न रिलायबल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहा जाता है, टेक्निकल फेलियर की वजह से हादसे का शिकार हो गया। प्राइमरी रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन जो बात इस इंसिडेंट को और चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि ठीक इसी एयरक्राफ्ट मॉडल के फेलियर पहले भी जापान, साउथ कोरिया और नाइजीरिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। नाइजीरिया की उस फ्लाइट में भी बोइंग 787 के इंजन में मिड एयर शटडाउन हुआ था, लेकिन वहां फ्लाइट 35,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर थी, जहां पायलट्स के पास ट्रबल शूटिंग, डाइवर्जन और सेफ लैंडिंग का पूरा समय और विकल्प था। लेकिन अहमदाबाद का 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ फेज में था, जहां इंजन फेलियर का मतलब डिजास्टर होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड कम और टाइम लगभग 0 होता है। लेकिन बोइंग की इंजीनियरिंग क्राइसिस सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। नासा का स्टारलाइनर स्पेस प्रोग्राम, जहां अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मिशन कर रहे थे, वहां भी बोइंग ने क्रिटिकल एरर्स की लंबी लिस्ट बनाई है। स्टारलाइनर कैप्सूल में फ्यूल लीक, वाल्व मालफंक्शन, डॉकिंग ग्लिचेस जैसी खामियां इंटरनेशनल स्पेस मिशन के दौरान सामने आई। नतीजा, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में करीब 9 महीने तक फंसे रहना पड़ा, जिन्हें बाद में इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा रेस्क्यू किया गया। यानी बोइंग का कैप्सूल, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली लाने ले जाने के लिए बना था, खुद रेस्क्यू के लायक नहीं बचा था। ये बोइंग की डीप रूटेड क्वालिटी और सेफ्टी क्राइसिस का सबसे बड़ा संकेत था। तो ऐसे हालात में बोइंग को 6th जनरेशन के फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? क्योंकि इसका हिस्सा बनने के लिए बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमन के बीच कड़ा कंपटीशन था। लॉकहीड मार्टिन, जो F-22 और F-35 जैसे लेजेंड्स बना चुका है, इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार था। लेकिन पेंटागन ने सरप्राइजिंग डिसीजन लिया और बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्योरली टेक्नोलॉजिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन का बोइंग को बचाने का एक स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि बोइंग के सिविल एविएशन बिजनेसेस 737 मैक्स के डिजास्टर और 787 ड्रीमलाइनर के फॉल्ट्स के बाद दुनिया भर में उसका मैसिव ट्रस्ट लूज हुआ है। अगर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकलते तो अमेरिका अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक बड़े पिलर को खो देता। और वैसे भी लॉकहीड और नॉर्थरोप ग्रुमन पहले से F-16, F-22, B-21 रेडर और हाइपरसोनिक वेपन्स और F-35 प्रोग्राम्स में व्यस्त हैं। इसलिए बोइंग को ये प्रोजेक्ट देकर पेंटागन ने इंडस्ट्रियल बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और F-47 जो अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा, ये जेट 2030 तक ऑपरेशनल होने वाला है, जो F-22 रैप्टर्स को रिप्लेस करेगा। ये स्टेल्थ को एक नई ऊंचाई देगा। इसमें AI असिस्टेड डॉग फाइट सिस्टम होगा, जो ऑप्शनली मैन्ड फ्लाइट कैपेबिलिटीज और हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए बोइंग के फैंटम वर्क्स फैसिलिटी में वर्षों से काम किया जा रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बोइंग इस क्रिटिकल प्रोजेक्ट में वही इंजीनियरिंग एक्सीलेंस वापस ला सकता है जिसकी कमी ने उसे 737 मैक्स से लेकर स्टारलाइनर तक शर्मिंदगी दी है? क्योंकि अहमदाबाद क्रैश के बाद सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में ड्रीमलाइनर फ्लीट पर शक गहराया है।
ब्रिटिश एयरवेज जो चेन्नई जा रही थी और हांगकांग टू दिल्ली बोइंग 787 फ्लाइट्स में टेक्निकल फॉल्ट्स, गियर अलार्म्स, इंजन वार्निंग्स, प्रेशराइजेशन अलर्ट्स 3 दिन के अंदर 3 सेपरेट इंसिडेंट्स में देखने को मिले हैं। अब तो खुद अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोइंग के 787 की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाने लगा है और बोइंग के इस हालात के पीछे इसके कल्चर में बदलाव का होना है। बोइंग के पूर्व इंजीनियर्स तक कह चुके हैं कि बोइंग एक समय पर इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक मार्केटिंग कंपनी बनकर रह गई है। इस कंपनी का रिसेंटली आया मैनेजमेंट सेफ्टी और क्वालिटी फर्स्ट तो बोलता है, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी मुनाफा बढ़ाना है। तो सवाल उठता है, क्या एक कंपनी जो अपने सिविल फ्लीट में कंसिस्टेंट फेलियर से जूझ रही है वो अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बना पाएगी? लेकिन इस सवाल का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि बोइंग 787 की टेक्निकल प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में सामने आई हैं और अहमदाबाद हादसे ने इन फ्लॉज को सबके सामने ला दिया है। बोइंग जैसी कंपनी से भारत जैसे एविएशन मार्केट को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हजारों जिंदगियां दांव पर होती हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।